हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यथार्थवाद के अंतर्गत रियलिज्म के अंतर्गत मॉर्गेनथाउ के 6 सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आता है यथार्थवाद के अंतर्गत कि मॉर्गेनथाउ के 6 सिद्धांतों को एक्सप्लेन करो, या मॉर्गेनथाउ ने क्या सिद्धांत दिए थे यथार्थवाद के अंतर्गत। तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो यही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिद्धांत की। देखिए दोस्तों, मॉर्गेनथाउ के अनुसार अगर हम बात करें तो मॉर्गेनथाउ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उनकी बौद्धिक नींव हमेशा मानव प्रकृति में निहित कानूनों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि जो कानून वगैरह बनते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध स्थापित होते हैं, वो मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर है। मतलब ह्यूमन नेचर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध आधारित होते हैं। बात को समझिए। मॉर्गेनथाउ कह रहे हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, जो मानव की प्रकृति है, मानव का जो स्वभाव है, उसी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध टिके हुए हैं, या उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं। यहाँ पे मॉर्गेनथाउ और आगे डिटेल में कहते हैं कि जो मानव की प्रकृति है वो है स्वार्थी और प्रभुत्व की इच्छा। मतलब जो मानव होता है वो उसके अंदर स्वार्थ पाया जाता है, वो भला चाहता है अपना। ठीक है, तो वो अपना भला चाहता है, अपना स्वार्थ से सारे काम वो करता है, और उसके अंदर एक इच्छा होती है कि वो प्रभुत्व स्थापित कर सके, दबदबा बना सके। तो ये जो मानव की प्रकृति है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं। एक जो देश होता है वो हमेशा अपने स्वार्थ को पूरा करने का पहले प्रयास करता है, और अपना डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास करता है। वो कोशिश करता है कि विश्व में उसका नाम हो, या विश्व में वो सबसे शक्तिशाली हो। तो ये इन्होंने कहा, मॉर्गेनथाउ ने, कि यही मानव प्रकृति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को तय करती है। तो ये था पहला सिद्धांत। बाकी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, तो जो यथार्थवाद की धारणा होती है वो हमेशा हकीकत की बात करती है। वो कहती है कि हकीकत में लोग क्या क्या करते हैं, वो उस पर ज़्यादा बल देती है यथार्थवाद की विचारधारा। ठीक है, यथार्थवाद को आप आदर्शवाद के रूप में भी समझ सकते हो। जो आदर्शवाद की विचारधारा है वो नैतिकता की बात करती है, वो आदर्श की बात करती है। ठीक है, लेकिन यथार्थवाद की विचारधारा उदाहरण के ऊपर बात करती है। वो कहती है कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपस में ये जो राष्ट्र है ये नैतिक भावना से काम नहीं करते हैं। तो आई होप आपको वैसे थोड़ा बहुत यथार्थवाद की विचारधारा के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। नहीं भी है तो आगे बस देखते रहिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने पहला मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा है मॉर्गेनथाउ ने, यहाँ पे ना का बिंदु आएगा, मॉर्गेनथाउ ने शक्ति की राजनीति के बारे में एक नई धारणा प्रदान की। उनका तर्क है कि विदेश नीति तथा राज्यों की व्यवहारिक स्थिति शक्ति तथा हित के द्वारा निर्धारित की जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दूसरा यथार्थवादी सिद्धांत ये है मॉर्गेनथाउ का कि जो शक्ति है और जो राष्ट्रीय हित है, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने कहा है जो शक्ति है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को निर्धारित करती है। हकीकत में जो देश हैं वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जितने भी देश हैं वो क्या चाहते हैं, वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा मॉर्गेनथाउ कह रहे हैं कि सभी देश शक्ति के पीछे भागते हैं और यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करती है। तो इस तरह ये दूसरा सिद्धांत है जिसमें उन्होंने शक्ति को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी। इसके साथ ही मॉर्गेनथाउ शक्ति के मूल महत्व का वर्णन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि औद्योगिक संसाधन, औद्योगिकीकरण की क्षमता, सैन्य क्षमताओं, भूगोल, जनसंख्या के आकार, राष्ट्रीय चरित्र, राजनयिक क्षमताओं आदि इत्यादि के महत्व की चर्चा करते हैं। वे व्यापक रूप में शक्ति को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तथा वह भी ये तर्क देते हैं कि सत्ता का स्वरूप और विषय, क्षेत्र, समय, स्थान और संदर्भ के साथ बदलता है। यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो मॉर्गेनथाउ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित में परिवर्तन होता है जब शक्ति और हित का जो संबंध है, जो शक्ति है उसमें जब परिवर्तन होता है, वर्ल्ड में कोई पावर है तो उसमें परिवर्तन होता है, तो राष्ट्रीय हित में भी परिवर्तन होता है। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉर्गेनथाउ के थर्ड सिद्धांत में बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो शक्ति है जब उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है,
विश्व स्तर पर जब सत्ता है, शक्ति है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय हित में भी परिवर्तन होता है। सिंपल सी बात है। जो आज हम बात करें, जो अरब के खाड़ी देश हैं, ठीक है, आज हम बात करें तो देखिए इनके पास पावर है, किस चीज़ की पावर है, इनके पास इकोनॉमिकल पावर है। ये काफ़ी अमीर देश हैं, इनके पास पेट्रोल जैसी चीज़ें हैं, जैसे इनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी दुनिया भर में ज़रूरतें हैं। तो आज हर कंट्री चाहती है कि वो इन देशों से मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपने देश में आकर्षित कर सके, स्पेशली जो दूसरे विकासशील देश हैं, इनसे अच्छे संबंध स्थापित हो सकें। और आप खुद एक बार विचार कीजिए, जब पेट्रोल की खोज नहीं हुई होगी उससे पहले लोग इनसे कैसे संबंध बनाने को मतलब सोच रहे होंगे। तो मतलब क्या है, राष्ट्रीय हित में परिवर्तन होता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो शक्तिशाली है, ठीक है। तो अमेरिका के साथ जो भारत है, हालांकि भारत पहले शुरू से ही रूस का एक बहुत अच्छा मित्र रहा है, ठीक है, रूस के ही पक्ष में रहा है और अमेरिका से कोई खास अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भारत अमेरिका की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आज सत्ता और शक्ति में परिवर्तन है। पहले शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस समय माहौल अलग था, आज अलग है माहौल। आज हमें ज़रूरत है अमेरिका की। आज हम चाहते हैं कि अमेरिका के थोड़ा साथ लेकर हम अमेरिका का अपना भी तेज़ी से विकास कर सकें, ठीक है, एक सुरक्षा भी स्थापित हो सके। तो आज हम अमेरिका की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय हित में भी परिवर्तन हो जाता है जब शक्ति के आयाम में परिवर्तन होता है तब। तो ये कौन कह रहा है? ये मॉर्गेनथाउ कह रहे हैं। मॉर्गेनथाउ ना एक तरह से ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको बताने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई देखो, यथार्थवाद कहता है कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। ये डायरेक्ट कह रहे हैं, ये जो मॉर्गेनथाउ है वो डायरेक्ट यथार्थवादी विचार के अंतर्गत कह रहे हैं कि देखो, मानव जो है वो स्वार्थी होता है, वो प्रभुत्व की इच्छा करता है और इसी उसी हिसाब से वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी मतलब संबंधों को भी तय करता है। उदाहरण आप यहाँ पर रशिया और यूएसए का साफ तौर पर ले सकते हैं। जो देखिए, हमारा आज के टाइम पर क्या स्वार्थ है, भारत का क्या स्वार्थ है? भारत का स्वार्थ ये है कि जो भारत की जो बाउंड्रीज़ है वो सुरक्षित हो सके, ठीक है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद हमारे लिए ख़त्म हो जाए या आतंकवाद वगैरह से जो हमारा मतलब हमें छुटकारा मिल जाए। इसके लिए अगर हमें अमेरिका, इज़राइल या जो यूरोपीय देश है उनका सहारा लेना पड़े तो हम लेंगे, ठीक है। तो मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध बनाते हैं उसमें हमारा एक स्वार्थ भी होता है और एक प्रभुत्व की इच्छा होती है। प्रभुत्व की इच्छा कैसे होती है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा एक प्रभुत्व स्थापित हो। प्रभुत्व का मतलब होता है एक दुनिया भर में एक डोमिनेंस स्थापित हो, जिससे कि हमें कोई कुछ ना बोल सके, हमारे साथ कोई हिम्मत युद्ध वगैरह करने की या हमारा कोई नुकसान करने की सोचे भी ना, ठीक है। तो सबका अपना एक हित होता है, अपना एक स्वार्थ होता है और इसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित किए जाते हैं। कौन कह रहा है ऐसा? तो मॉर्गेनथाउ ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही मॉर्गेनथाउ यही कह रहे हैं कि शक्ति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके बगल वाला देश कोई शक्तिशाली है तो आपके संबंध कैसे होंगे उस देश के साथ, ठीक है। भारत और चीन के संबंध अगर हम बात करें तो आज से 1960 के दशक तक अगर हम बात करें तो 1960 तक जो भारत और चीन के संबंध थे वो कैसे थे? या फिर 1962 में आप ले लो तो ठीक है। तो 1962 में भारत और चीन के संबंध कैसे थे? वो ऐसे थे कि चीन एक तरफ शक्तिशाली देश दिखाई दे रहा था और भारत एक कमज़ोर देश दिखाई दे रहा था, क्योंकि साफ तौर पर भारत हार चुका था, ठीक है। और ऐसे में अब भारत एक बार ऑलरेडी हार चुका था तो भारत को पता था कि शक्ति का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हमें शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। तो भारत ने उसी फिर आगे चलकर उसी दिशा में अपना मतलब कार्य शुरू किया और आज हम देख सकते हैं भारत एक शक्तिशाली देश है कि इतना शक्तिशाली तो है ही कि कोई दूसरा देश उस पर युद्ध करने की इच्छा नहीं करेगा उसके साथ। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हैं। तो ये मॉर्गेनथाउ यही कह रहे हैं, ठीक है। मॉर्गेनथाउ यही कह रहे हैं और शक्ति परिवर्तन जब होता है तो उसमें राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं, लोगों का जो देश का जो इंटरेस्ट होता है वो बदल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब राष्ट्र अपनी विदेश नीति निर्माण करते हैं तो वे किसी भी नैतिकता पर विचार नहीं करते, वे केवल अपने क्रूर राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान देते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद के अनुसार राज्यों का विवेकपूर्ण व्यवहार हमेशा नैतिकता के नियमों को उलट देता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखो, जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं कि दुनिया नैतिकता के आधार पर चलती है और नैतिकता ही सब कुछ है, मोरलिटी जो मोरल थिंग है वही सब कुछ है और लोग देशों में मोरलिटी पाई जाती है, नैतिकता पाई जाती है, ठीक है। वो युद्ध करने से बचते हैं, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नैतिकता का सहारा लेते हुए आदर्शवादी संबंध को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन मॉर्गेनथाउ जो कि यथार्थवादी थे पूरी तरह, तो ये इसका क्रिटिक करते हुए साफ कहते हैं कि जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, जो नेशंस हैं, वो नैतिकता पर ध्यान नहीं देते, वो अपने राष्ट्रीय हित पर ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर वो यही कह रहे हैं कि जो विवेकपूर्ण व्यवहार है, जो राष्ट्र होता है ना, वो विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। विवेकपूर्ण मतलब समझदारी से लिया गया कोई निर्णय। अब मान लो
अब भारत है, आज भारत पर अगर चीन का आक्रमण होता है या चीन से भारत का युद्ध शुरू हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेकर भारत और चीन का युद्ध शुरू हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में भारत नैतिकता का सहारा लेगा? नहीं ना। जो विवेकपूर्ण निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। नैतिकता की जगह जो राज्य है, जो स्टेट है, वो विवेकपूर्ण निर्णय लेगा। वो लेगा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। अगर आक्रमण हुआ है, किसी देश ने आक्रमण किया है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। ज़मीनी स्तर पर तो यही होगा ना। या फिर नैतिकता का सहारा लेकर आंदोलन किए जाएंगे। आंदोलन तो नहीं होगा ना दोस्तों, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं बात को। तो ज़मीनी स्तर पर देखा जाए मोस्टली तो विवेकपूर्ण व्यवहार जब लिया जाएगा तो उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नैतिकता का सहारा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है मॉर्गनथाउ के द्वारा कि विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो जो राष्ट्र होते हैं वो विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं बजाय नैतिकता का सहारा लिए। इसके साथ ही राजनीतिक यथार्थवाद ब्रह्मांड को संचालित करने वाले नैतिक कानूनों की पहचान करने से इनकार करता है। सार्वभौमिक नैतिक कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के बुनियादी व्यवहारों का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सार्वभौमिक नैतिक कानून होते हैं। सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है? जैसे कि अहिंसा का विचार है, तो ये सार्वभौमिक है, ये हर जगह है। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक कानून कुछ मोरल थिंग्स हैं। जैसे कि मान लो आज आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप दूसरे देश में भी चले जाते हो तो वहाँ पर भी आप सेम कुछ मोरलिटी की जो चीज़ें तो आप पाओगे, तो ये यूनिवर्सल है। जैसे कि मान लो आज हम कह रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, ट्रुथ बोलना चाहिए, ठीक है। आप भारत में आप देख रहे हैं कि हमें सत्य सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए। अब जब आप अमेरिका चले जाएं, यूएसए चले जाएं, और यूएसए में भी आपको वहाँ के स्कूल कॉलेज में यही बताया जाए कि हाँ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ये हो गया यूनिवर्सल मोरालिटी या यूनिवर्सल थिंग हो गई है, क्योंकि ये पूरे विश्व में सेम है। ठीक है, पूरा विश्व ही एक तरह से चाहता है कि हाँ भाई, नैतिकता का विचार रहे, अहिंसा हो, सच बोला जाए, ये है वो है, शांति बनी रहे। तो ये नॉर्मली ये सार्वभौमिक नैतिक होते हैं, नैतिकता होती है, सार्वभौमिक नैतिकता ये होती है। ठीक है, और यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है कि जो सार्वभौमिक नैतिकता होती है ये राज्य का कोई मार्गदर्शन नहीं करते हैं, या राज्य जो स्टेट हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर जो उन्हें सही लगता है वो वही करते हैं। तो वो अनैतिक चीज़ों का भी प्रयोग करने से बिल्कुल परहेज नहीं करते। यही है इसका मॉर्गनथाउ का 5वां सिद्धांत। जैसे कि देखो, सार्वभौमिक नैतिकता कहती है कि हमें अहिंसा करनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आतंकवाद जैसी समस्या हो या किसी देश का आक्रमण हो जाए तो जाहिर सी बात है एक जो राष्ट्र है वो जवाबी कार्यवाही करेगा, और हो सकता है वो हथियारों को उठाए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ यही है कि वो हथियारों को उठाएगा और जवाब देगा आक्रमण का, या युद्ध का जवाब वो देगा। तो वहाँ पर वो अहिंसा का सहारा नहीं लेगा, वहाँ पर वो युद्ध का जवाब देगा। तो यही है 5वां सिद्धांत। ठीक है, आई होप यहाँ पे बात समझ में आई हो। इसके साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है, जब इसके साथ ही मॉर्गनथाउ ये भी कह रहे हैं कि जब ये जो देश हैं जब वो सार्वभौमिक नैतिकता की बात करते हैं ना, तो दरअसल हकीकत ये होती है कि वो सिर्फ उनके देश में जो नैतिकता पाई जाती है उसको दूसरे देशों या दुनिया पर थोपना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पश्चिमी देश हैं वो बहुत सारे जो विचार हैं उनके वो पूरे विश्व वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में वो विचार फैल जाए। तो इस तरह वो थोप भी रहे हैं ना कुछ विचार। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है। तो इस तरह कुल मिलाकर कहा जाए तो एक देश अपने इंटरेस्ट को ही पूरा करने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मॉर्गनथाउ कहते हैं कि राष्ट्र राज्य नैतिकता के बुनियादी मानदंडों का पालन करते हैं तो वे वास्तव में नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कई बार जो राष्ट्र राज्य है वो नैतिकता का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो नैतिकता का उल्लंघन ही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम भारत का एग्जांपल लें तो भारत में क्या है, रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना भारतीय जो इतिहास रहा है, जो प्रजा है भारतीय इतिहास में रहा है कि प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है, कर्तव्य है। ठीक है, यही आपका नैतिक भावना है। एक तरह से आप इसे जोड़ लीजिए, मोरालिटी से भी आप जोड़ लो, तो प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य बन गया। अब यहाँ पे हम नैतिकता के रूप में इसे देखें कि हाँ, प्रजा की रक्षा करना भी तो हमारा एक कर्तव्य है। तो अगर हम ऐसे प्रजा की रक्षा करने के लिए जवाबी कार्यवाही करते हुए हथियार उठाते हैं, युद्ध करते हैं, तो इस एक तरह से देखा जाए तो हम अपने देश की नैतिकता का ही कार्य कर रहे हैं, हम तो अपना कर्तव्य ही पूरा कर रहे हैं। बट दरअसल ये तो एक तरह से नैतिकता का उल्लंघन ही है। तो कुल मिलाकर मॉर्गनथाउ यही कह रहे हैं कि सभी राष्ट्र नैतिकता का उल्लंघन ही करते हैं। ठीक है, तो वो बस यही कह रहे हैं हकीकत में क्या होता है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता को बनाए रखता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं मॉर्गनथाउ 6ठे सिद्धांत के अंतर्गत कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है, रियलिज्म है, ये राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता को बनाए रखता है। मतलब
हकीकत में विश्व में यथार्थवाद की विचारधारा प्रचलित है, ऐसा मॉर्गनथाउ कह रहे हैं। और इसी के चलते आप देख लो, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून वगैरह हैं, उस वो किसी भी मतलब जो देश हैं उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर हम आज देख रहे हैं कि पूरी जो विश्व है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है और सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना पड़ेगा, तो मॉर्गनथाउ कह रहे हैं ये गलत है। वो बस आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, बट हकीकत ये है कि कोई भी देश जो है वो किसी कानून से बंधा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी कानून से नहीं बंधा। जैसे कि आज रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध मतलब यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, है ना। यूक्रेन से युद्ध रशिया ने शुरू कर दिया। उसको लगा कि भाई मेरी जो बाउंड्री है वो आज सुरक्षित है, तो वो अपना हित को पूरा करने के लिए उसने मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून को ध्यान में नहीं रखा और डायरेक्टली युद्ध किया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है राजनीतिक यथार्थवाद या मॉर्गनथाउ कह रहे हैं जो यथार्थवाद है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर यही है कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है वो राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता बनाए रखता है। आप स्वतंत्र रहते हैं काफ़ी हद तक। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट जो इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट हैं उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में जब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो यही कहूँगा, मैंने कि यथार्थवाद पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले से भी बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। यथार्थवाद की आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी यथार्थवाद की वीडियो। या आप अगर एक बार उस वीडियो को देख लेंगे यथार्थवाद की, तो आपको एक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी बातें। और ये मॉर्गनथाउ का टॉपिक भी आप उसमें ऐड कर लेना, तो काफ़ी अच्छे से आप यथार्थवाद का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ में ही जब आपको आंसर राइटिंग करने के लिए दी जाए तो आप मॉर्गनथाउ को तो लिखेंगे, और जो यथार्थवाद के बारे में आपको मैंने जो भी बातें पढ़ाई हैं, स्पेशली जो नव यथार्थवाद को छोड़कर जो भी बातें पढ़ाई हैं, जब मॉर्गनथाउ का जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको नॉर्मली जो यथार्थवाद शुरू में जो यथार्थवाद रहा था उसके बारे में आपको बातें बतानी होती हैं। फिर जो दूसरा जो मॉर्गनथाउ के बाद जो हम देखते हैं नव यथार्थवाद, तो उसमें केनेथ वॉल्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, केनेथ वॉल्टर्स, तो वो दूसरे दार्शनिक हो जाते हैं वो भी यथार्थवादी ही, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है। तो बाकी आप वीडियोस देखेंगे यथार्थवाद के ऊपर जो ऑलरेडी बनाई है, तो उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें। बट आई होप यहाँ तक आपको मॉर्गनथाउ के 6 सिद्धांत समझ में आ गए हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।